हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रायन विच की किताब मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, कई जीवन कई देवात्माएं। अध्याय 15। हमारे अंतिम सत्र के 2 महीने के बाद कैथरीन का संदेश आया और उसके साथ एक मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। उसने कहा कि उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प है। जब हम मेरे ऑफिस में गए तो एक खुश, मुस्कुराती और अपने अंतर्मन की शांति में दमकती हुई एक नई कैथरीन की मौजूदगी ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। एक पल के लिए मैंने पहले वाली कैथरीन के बारे में सोचा और यह भी सोचा कि इतने कम समय में वह कितने दूर निकल गई है। कैथरीन पुनर्जन्म को पढ़ने वाले एक मशहूर मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी आइरिस स्कॉट जेमन से मिलने जा चुकी थी। मैं थोड़ा आश्चर्य में था, लेकिन कैथरीन की जिज्ञासा और अनुभव की कई गई घटनाओं के बारे में कुछ अंतरिष्ट संतुष्टि पाने की चाह को समझ गया था। मैं खुश था कि उसमें यह करने का आत्मविश्वास आ गया था। कैथरीन ने आइरिस के बारे में एक दोस्त से सुना था। उसने आइरिस से बात की और मेरे ऑफिस में जो कुछ सामने आया उसके बारे में बिना कुछ बताए एक मुलाकात करना तय किया। आइरिस ने उससे सिर्फ जन्म तारीख, समय और जन्म का स्थान पूछा। इन जानकारियों के आधार पर उस ज्योतिष ने उसे बताना शुरू किया। इसके बाद उसने पुनर्जन्म के बारे में बताने में सक्षम आइरिस के अंतर्ज्ञान के संयोजन से एक जन्म कुंडली बनाई। किसी ज्योतिषी के साथ कैथरीन का यह पहला अनुभव था और वह वाकई नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। मुझे हैरत में डालते हुए आइरिस ने उन सब बातों को प्रमाणित कर दिया जो कैथरीन की सम्मोहन उपलब्धियां थी। आइरिस अपने आप में एक परिवर्तित अवस्था में धीरे धीरे बात करते हुए और जल्दी में बनाए ज्योतिष ग्राफ पर चिन्ह लगाते हुए काम करती थी। कुछ मिनटों के बाद वह उस अवस्था में प्रवेश कर गई और कैथरीन के गले तक पहुंच गई और उसे बताया कि पुनर्जन्म में कैथरीन को फांसी दी गई थी और उसका गला भी काटा गया था। उसका गला एक युद्ध के दौरान काटा गया था। आइरिस कई सदियों पहले उसके गांव में लगी आग और विध्वंस को भी देख सकती थी। उसने बताया कि मौत के समय कैथरीन एक युवा आदमी के रूप में थी। आइरिस की आंखों में उस समय चमक नजर आई जब उसने बताया कि कैथरीन एक युवा के रूप में नाविकों की पोशाक में है। उसने छोटी काली पैंट और जूते पहने हैं। इस पर अजीब से बक्कल है। अचानक आइरिस ने अपना बायां हाथ कसकर पकड़ लिया और यह बताते हुए कि उसमें कोई नुकीली चीज घुसी है, भयानक दर्द महसूस करने लगी। यह हमले ने उसे घायल करते हुए एक स्थायी घाव छोड़ दिया है। यह एक बड़ी समुद्र लड़ाई में हुआ है और युद्ध स्थान अंग्रेजी तट के से दूर है। इसके बाद उसने यह समुद्री नाविक की कहानी सुनाई। आइरिस ने कैथरीन के जीवन कालों के कई हिस्सों के बारे में बताया। उनमें से पेरिस का संक्षिप्त जीवन था, जहाँ कैथरीन फिर से एक लड़का थी और कम उम्र में गरीबी के कारण मर गई थी। एक अन्य काल में वह दक्षिण पश्चिमी फ्लोरिडा तट पर रहने वाली एक अमेरिकन इंडियन महिला थी। इस जीवन काल के दौरान वह एक उपचारक के रूप में थी जो कि नंगे पैर घूमती थी। वह काली चमड़ी वाली और अजीब सी आंखों के साथ अतीन्द्रिय शक्ति रखती थी। उसे नीले पत्थरों से बने आभूषण पहनना पसंद थे। इन मूल्यवान नीले नगों के साथ लाल पत्थर भी गूंथे होते थे। एक अन्य जीवन काल में कैथरीन एक स्पेनिश थी और एक वैश्या के रूप में रहती थी। इसका नाम एल अक्षर से शुरू होता था। वह एक बूढ़े आदमी के साथ रहती थी। एक अन्य जीवन काल में वह एक अमीर पिता की बुद्धिमान बेटी थी जिसके पास कई उपाधियां थी। आइरिस ने एक बड़े घर में प्यालों पर परिवार की सांकेतिक छाप भी देखी थी। उसने बताया कि कैथरीन बहुत गोरी थी और उसकी उंगलियां लंबी व पतली थी। यह वीणा बजाती थी। उसकी शादी सहमति से हुई थी। कैथरीन को जानवर पसंद थे, खासकर घोड़े, और वह अपने आसपास के लोगों की तुलना में जानवरों की बेहतर देखभाल करती थी। एक संक्षिप्त जीवन काल में वह एक मोरक्कन लड़का भी थी जो जवानी में ही बीमारी के कारण मर गया था। एक बार वह हैती में रहती थी
जहां वह स्थानीय भाषा बोलने के साथ जादुई कामों में शामिल रहती थी। एक अन्य जीवन काल में वह मिस्र में रहती थी और वहाँ की संस्कृति में शवों को दफनाने की रीति रिवाज जहाज़ों के साथ जुड़ी थी। उस दौरान वह गूथे बालों वाली एक महिला के रूप में थी। इटली और फ्रांस में उसके कई जीवन काल हुए। एक में वह फ्लोरेंस में रहती थी और धार्मिक कार्य करती थी। बाद में वह स्विट्जरलैंड चली गई और एक मठ में शामिल हो गई। वह 2 बच्चों वाली एक महिला के रूप में थी। वहाँ सोना और सोने से बनी कलाकृतियाँ पहनने की शौकीन थी और उसने एक सुनहरा क्रॉस पहना हुआ था। फ्रांस में वह एक ठंडे और अंधेरे कैद खाने में बंद थी। एक अन्य जीवन काल में आइरिस ने देखा कि कैथरीन लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने एक पुरुष है जो कि घोड़ों और सिपाहियों के साथ है। उसके कपड़े लाल और सुनहरे हैं। संभवतः वह रूसी था। एक अन्य जीवन काल में वह प्राचीन मिस्र में एक नुबियन गुलाम के रूप में थी, जहां एक समय उसे पकड़कर जेल में ठूस दिया गया था। एक अन्य जीवन काल में कैथरीन जापान में थी और किताबों तथा पढ़ाने से जुड़े एक विद्वान पुरुष के रूप में थी। उसने लंबी उम्र जी और कई स्कूलों में काम किया और अंत में जर्मन सैनिक के रूप में उसका ताज़ा जीवन काल था। उसमें वह एक लड़ाई में मर गई। मैं आइरिस द्वारा की गई इन पुनर्जन्मों और घटनाओं की इतनी सही व्याख्या को सुनकर अचंभित था। सम्मोहन सत्रों के दौरान हुए प्रगतिगमन में कैथरीन का खुद से संवाद हैरान कर देने वाला था। समुद्री लड़ाई में कैथरीन का हाथ जख्मी होना और उसके जूतों और कपड़ों के बारे में बताना, स्पेनिशीय वेश्या के रूप में लूसिया के जीवन, मिस्र में दफनाने के संस्कार और अरोड़ा, युवा योद्धा जोहन जिसका गला स्टुअर्ट ने अपने पुनर्जन्म में उसके उस समय काटा था जबकि उसका गांव आग में जल रहा था, एरिक नाम का जर्मन पायलट और बहुत कुछ। इसके अलावा इसमें कैथरीन के वर्तमान जीवन से भी संबंध था। उदाहरण के लिए कैथरीन के नीले पत्थर वाले आभूषण पसंद करना, खासकर लेपिज लाजुली नाम के नीले रंग। हालांकि आइरिस के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उसने ऐसा कुछ पहना नहीं था। उसे जानवर हमेशा इससे ही पसंद थे, खासकर घोड़े और बिल्लियाँ। वह इंसानों की तुलना में उनके साथ सुरक्षित महसूस करती थी और यदि उसे दुनिया में घूमने के लिए किसी जगह चुनने को कहा जाए तो वह फ्लोरेंस होगी। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं इस अनुभव को एक वैध वैज्ञानिक का अनुभव का नाम दे सकूं। परिवर्तनों को नियंत्रित करना मेरे वश में नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ था और मुझे लगता था कि उन्हें यहाँ जोड़ना महत्वपूर्ण है। उस दिन क्या हुआ था उससे लेकर मैं निश्चित नहीं था। हो सकता है कि आइरिस ने अवचेतन रूप से टेलीपैथी का प्रयोग किया और कैथरीन के मस्तिष्क को पढ़ लिया, क्योंकि पूर्व जीवन काल कैथरीन के अवचेतन मन में मौजूद थे। या यह भी हो सकता है कि आइरिस अपनी अंतर्दृष्टीय शक्ति से पुनर्जन्मों के भेद खोल सकती थी। कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों ने अलग अलग माध्यमों से लगभग एक जैसी जानकारियां प्राप्त की थी। कैथरीन ने जो कुछ प्रतिगमन सम्मोहन सत्रों में पाया था, आइरिस वहां तक अपने अंतरिंद्रियों के माध्यम से पहुंची। बहुत कम लोग आइरिस की तरह ऐसा कर सकते थे। बहुत से लोग जो खुद को मनोवैज्ञानिक बताते हैं, असल में लोगों के डरों को भूनते हैं और उनकी अज्ञान को जानने की जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। आजकल मनोविज्ञान के नाम पर बड़ी धोखेबाजी चल रही है। शिर्ली मैकलिन की किताब आउट ऑन अ लीप की लोकप्रियता ऐसे एक नए समाधि माध्यम के तेज बहाव में बहा ले जाती है। बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अपनी उपस्थिति को प्रचारित करते हुए वे समाधि में बैठ जाते हैं और दर्शकों को आदरपूर्वक कुछ ऐसी युक्तियों से सम्मोहित कर देते हैं। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ सामंजस्य नहीं रखेगी। यह उच्चतम माध्यम की अपनी आवाज़ से बिल्कुल भिन्न लगते हैं, अक्सर एक किस्म के विदेशी स्वर जैसे लगते हैं। संदेश अस्पष्ट और कई तरह के लोगों पर लागू किए जा सकते हैं। अक्सर ये संदेश अद्भुत रूप से ऐसी दिव्य दिशाओं की ओर संकेत करते हैं जिनका मूल्यांकन करना कठिन होता है। इस क्षेत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सही सच में से झूठ को निकालना बहुत ज़रूरी है।
विज्ञान व्यवहार वैज्ञानिकों को यह महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। समाज में मनोचिकित्सकों की आवश्यकता मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए नहीं, बल्कि धोखेबाजी, क्रूर प्रकृतियों और असामाजिकता के आकलन व निदान के लिए भी है। सांख्यकार, मनोवैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी इन मूल्यांकनों और उनके आगे के परीक्षणों के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विज्ञान के अंतर्गत किसी परिकल्पना की व्याख्या, जो कि अवलोकनों की एक श्रृंखला पर आधारित प्रारंभिक धारणा होती है, उसकी रचना एक अवधारणा को समझाने के लिए की जाती है। एक सिद्धांत का रूप लेने से पहले इन परीक्षणों को, परिणामों को सिद्ध और उनका प्रतिरूपण किया जाना चाहिए। जब वैज्ञानिक किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो उसे अन्य शोधकर्ताओं द्वारा बारंबार परखा जाना चाहिए और प्राप्त परिणाम समान होने चाहिए। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जोसेफ बिन राइस, यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्जीनिया के डॉक्टर इयान टेवेसन, न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर ग्रुटेन और कई और अन्य मशहूर शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया है कि ऐसा किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।